फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल विद एंसर हिस्ट्री शॉर्ट्स। फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। मौर्यकालीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। किस किस पर आधारित थी? कृषि पर, पशुपालन पर और व्यापार वाणिज्य पर आधारित थी। और इनको तीनों को यानी इन सबको सम्मिलित रूप से मिलाकर के वार्ता कहा जाता था। किस किस को? कृषि को, पशुपालन और व्यापार वाणिज्य को मिलाकर क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। और इन सभी व्यवसायों में अर्थात कृषि में, पशुपालन में, व्यापार वाणिज्य में कृषि जो था मुख्य व्यवसाय था। मुख्य व्यवसाय कौन सा था मौर्य समाज का? कृषि मुख्य व्यवसाय था। वहीं जो मौर्य काल में सभी फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिसमें धान की फसल सबसे उत्तम मानी जाती थी। वही जो गन्ने की फसल है सबसे निकृष्ट मानी जाती थी। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो सबसे निकृष्ट फसल है किसको माना गया? तो किसको माना गया? गन्ने को सबसे निकृष्ट फसल माना गया है। और धान की फसल को सबसे उत्तम फसल माना गया। जानकारी में कहाँ से मिल रही है? अर्थशास्त्र से मिलती है। वहीं अर्थशास्त्र में इसमें वर्ष में 3 फसल उगाए जाने का उल्लेख मिलता है। अर्थात वर्ष में 3 फसल उगाई जाती थी। ऐसा उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। जो हेमन है जिसे रबी की फसल कहा गया है, वही ग्रीष्मिक ये खरीफ की फसल होती थी। वही जो केदार है इसे जायद की फसल कहा जाता था। किन किन 3 फसलों को उल्लेख मिलता है? रबी का, खरीफ का और जायद का, जिन्हें अन्य नाम ये दिए गए हैं। वही जो अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता? भूस्वामी को क्षेत्र। कहाँ पर? अर्थशास्त्र में। वही काश्तकार को उपवास कहा जाता था। उपवास किसको कहा जा रहा है? काश्तकार को। और क्षेत्र किसको कहा जा रहा है? भूस्वामी को। ये जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें? अर्थशास्त्र से मिलती है। वहीं अर्थशास्त्र में प्रणय कर जो कि 1/3 से 1/4 था, इसका भी उल्लेख मिलता है। और ये वो जो प्रणय कर था ये एक आपातकालीन कर था। कौन सा कर था? प्रणय कर आपातकालीन कर था। कितना कर लिया जाता था? 1/3 से 1/4 भाग ये लिया जाता था। वहीं कर मुक्त गांवों को परिहारिका कहा जाता था। क्या कहा जाता? कर मुक्त गांवों को परिहारिका कहा जाता था। और जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे अर्थात जहाँ से सैनिक मिलते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता। क्या कहते? उन्हें आयुधिका था। जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्पे कहा जाता था। जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें आयुधिका कहा जाता था। और जो गांव कच्चे माल की आपूर्ति करते थे उन्हें कुप्पे कहा जाता था। शास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। कितने करों का? 21 प्रकार के करों का उल्लेख कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। वहीं अशोक के रुमंदी अभिलेख से हमें 2 करों का उल्लेख मिलता है। ये लास्ट टाइम चर्चा कर चुके हैं हम अभिलेखों पर। तो अशोक के अभिलेख है जो रुमंदी अभिलेख है, इसमें हमें 2 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। किस किस का? बलि का और भाग का। वहीं जो निजी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वो भाग कहलाती थी। वो जो राज की भूमि से आय प्राप्त होती है वो सीता कहलाती थी। राजकीय भूमि से जो आय हमें प्राप्त होती थी वो सीता कहलाती थी। वही निजी भूमि से जो आय प्राप्त होती थी वो भाग कहलाती थी। क्वेश्चन भी आया हुआ है। अर्थशास्त्र में हल से जोतकर उत्पन्न किए गए पदार्थ को सीता कहा गया। अर्थात जो खेत से जो में पैदावार उत्पन्न हो रही है हल से प्रयोग करके, वो ऐसे उस पैदावार को सीता कहा गया है। ये उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। वही कौटिल्य अर्थशास्त्र में 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन करता है। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की भूमियों का वर्णन करता है। कौन करता है? कौटिल्य। कहाँ पर करता है? अर्थशास्त्र में करता है। जो मुख्य भूमि कौन कौन से वो देख लेते हैं। जैसे कि देव मात्रक है, ये वो भूमि होती थी जिसमें बिना वर्षा का प्रयोग करके अर्थात कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग करके खेती की जाती थी। वही जो देव मात्रा की भूमि थी, इसमें सिर्फ वर्षा द्वारा खेती की जाती थी। जैसे नाम से लग रहा है, पर देव यानी कि भगवान, अर्थात भगवान वर्षा कर रहे तब इसमें खेती होती थी। अर्थात देव मात्रा वो भूमि है जिसमें सिर्फ वर्षा द्वारा खेती पर निर्भर भूमि होती थी। अर्थात वर्षा के द्वारा ही खेती इसमें की जाती थी। वही जो कष्ट भूमि होती थी, जुती हुई भूमि होती थी। वही अकष्ट भूमि वो होती थी जो बिना जुती हुई होती थी। वही जो स्थल है ये ऊंची भूमि होती थी। अर्थात ऊंची भूमि को क्या कहा गया? स्थल कहा गया है। वही जो भूमि कर है ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत था। जो आय का जो मुख्य स्रोत था राज्य की वो क्या था? भूमि कर था। और उपज का कितना भाग लिया जाता था? 1/6 भाग लिया जाता था। उदक भाग जो एक कृत्रिम सिंचाई कर था, ये 1/5 से 3 भाग लिया जाता था। उदक भाग क्या था? ये कृत्रिम सिंचाई कर था और ये 1/5 से 3 भाग लिया जाता था। वही जो हिरण्य कर है ये नगद कर था और विष्टि ये बेगार कर था, अर्थात इसमें निःशुल्क श्रम कराया जाता था। वही सेतु बंध है ये सिंचाई करता। सेतु बंध क्या था? ये सिंचाई करता। वही अन्य कर देख लेते हैं। जिसे पंको सन्निरोधे है, ये सड़क पर कीचड़ फैलाने के लिए लिया जाने वाला कर था। वही वर्तनी सड़क कर था। वही तरदे ये पुल पार करने पर ले जाने वाला कर था। वही जो सेतु ये फल फूल सब्जियों पर लगने वाला कर था। वही जो पिंड करे संपूर्ण गांव पर अर्थात सामूहिक रूप से लिया जाने वाला कर था। वही मौर्य काल में जो हाथी दांत का जो व्यापार था काफी विकसित अवस्था में था। अर्थात बड़े पैमाने पर हाथी दांत का व्यापार किया जाता था। उसका जो केंद्र था वो काशी था। वही इस टाइम पे जो मौर्य काल में जो सर्वाधिक ब्याज दर थी वो समुद्र से व्यापार करने वाले व्यापारों से ली जाती थी।
अतः इस टाइम जो ब्याज दर थी, सर्वाधिक ब्याज दर वो समुद्र से व्यापार करने वाले व्यापारों पर थी। वो जो आयात कर को प्रवेश से कहा जाता जो कि 20% थी, वो जो निर्यात कर को निष्काम्य कहा जाता था। आयात कर को क्या कहा जाता था? प्रवेश से। वही निर्यात कर को क्या कहा जाता था? निष्काम्य कहा जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्यकालीन सिक्के। जो स्वर्ण है ये निशक है, ये सोने का सिक्का था। स्वर्ण निशक क्या था? ये सोने के सिक्के थे। ये तांबे का सिक्का था। जो काकड़ी है तांबे का छोटा सिक्का होता था। वही जो पर्ण है चांदी का सिक्का होता था। वही 3/4 तोला के बराबर होता था। इसका जो भार था 3/4 के तोला होता था। मासक तांबे का सिक्का है। काकड़ी तांबे का छोटा सिक्का है। वही पर्ण ये चांदी का सिक्का था। देख लेते हैं व्यापार के बारे में। जो व्यापार था ये व्यापार जल स्थल दोनों मार्गों से होता था। वही व्यापारिक जहाजों का निर्माण भी एक प्रमुख उद्योग था। वहीं पश्चिमी भारत में जो भृगु कच्छ था, भड़ोच में सोपारा, और पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह थे। पश्चिम भारत में कौन सा था? भृगु कच्छ था। वहीं सोपारा था। और पूर्वी भारत में जो ताम्रलिप्ति था ये प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो पूर्वी भारत में कौन सा था प्रमुख बंदरगाह? उसमें ताम्रलिप्ति है, और पश्चिम में भृगु कच्छ था। वही मौर्य काल का सबसे जो प्रधान उद्योग था वो सूत कातने बुनने का था। कौन कौन सा उद्योग था? सूत कातने का और बुनने का उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार काशी, बंग, पुंडरू और कलिंग ये मालवा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं काशी, पुंडरू में रेसी वस्त्र भी बनते थे। और बंग की मलमल विश्व विख्यात थी। बंग की जो मलमल है वो विश्व विख्यात थी। वही जो चीनी पट है ये चीन से आने वाला रेशम था। वही जो पत्रों में ये पेड़ के पत्तों या रेशों से बनाए जाने वाला वस्त्र होता। पत्रों में क्या था? ये पेड़ के पत्तों से या फिर रेशों से बनाए जाने वाले वस्त्र होता था। वही जो दुकुल है ये श्वेत एवं चिकना वस्त्र जो पेड़ की छाल से बनाया जाता था। दुकुल क्या है? श्वेत और चिकना वस्त्र है जो पेड़ की छाल से बनाया जाता था। अब एक प्रकार का रेशमी वस्त्र था। और कोशे कोटली द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र था। कोशे क्या है? कोटली द्वारा वर्णित एक प्रकार का वस्त्र था। वहीं स्थानीय वस्तु पर 4% का कर लगाया जाता था। वहीं जो विदेशों से वस्तु आयात होती थी उन पर 10% का कर लगाया जाता था। नेक्स्ट देख लेते हैं मौर्यकालीन कला के बारे में। मौर्य काल में काष्ठ के स्थान पर पत्थरों का उपयोग होना शुरू हो जाता है। वही जो अशोक का जो प्रथम स्तंभ बसाड़ बकीरा का जो कोल्हुआ स्तंभ है इसके शीर्ष पर शेर की मूर्ति है, और यह बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में बनाया गया था। बुद्ध के अंतिम उपदेश की स्मृति में कौन सा बनाया गया था? अशोक का प्रथम स्तंभ बसाड़ बकीरा का कोल्हुआ स्तंभ। वही जो लोरे नंदनगढ़ है और रामपुर स्तंभ है इनकी चौकी पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन हमें दिखाई देता है। क्वेश्चन भी आया हुआ है कि लोरे नंदनगढ़ और रामपुर स्तंभ की चोटी पर दाना चुगते हुए हंसों का अंकन दिखाई देता है। वही जो रोमन देशों की स्तंभ जो कि सबसे छोटा है इसके शीर्ष पर घोड़े की आकृति दिखाई देती है। वही मथुरा के परकम ग्राम से प्राप्त रक्ष मूर्ति और पटना के दीदारगंज से चामर गृहिणी यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो क्या 21 स्तंभों का सर्वश्रेष्ठ नमूना में सारनाथ के सिंह स्तंभ का शीर्ष है, और इसमें 4 सिंह पीठ सटाए बैठे हैं तथा एक चक्र धारण किए हुए, और यही चक्र बुद्ध द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। और आधुनिक भारत का राष्ट्र चिन्ह भी सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? आधुनिक भारत का राष्ट्र चिन्ह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। काफी इंपोर्टेंट है। वहीं कालसी देहरादून से हाथी की मूर्ति मिली है जिसके नीचे गस्त में लिखा है। वहीं रोपड़ से मौर्यकालीन हाथ दांत की मोहर मिली। हाथ दांत की मोहर कहाँ से मिली है? रोपड़ से मिली है। वहीं लोहानेपुर से 2 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। वहीं जो मौर्यकालीन मृण मूर्ति अयोध्या से प्राप्त हुई है। कहाँ से मिली है मृण मूर्ति हमें? मौर्यकालीन अयोध्या से प्राप्त हुई है। वहीं जो बराबर की पहाड़ियों में रोमस ऋषि की में गुफा मिली है जो कि मौर्यकालीन है, और इसका निर्माण दशरथ ने करवाया था। थैंक्स फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।